आज के सानिध्य में उनके साहचर्य से फिर उग्र की संपर्क रहा। उग्र भी अपने आप में बड़े भारी व्यंगकार थे। शिशिनारायण चतुर्वेदी, विनोद शर्मा, भैया साहब, अन्नपूर्णानंद जी, बेड़ब बनारसी, ये एक बड़ी संगत थी इनकी। और फिर मालवा में इनकी मित्र मंडली में वैसे ही व्यंगकार लोग थे। तो हिंदी के आरंभिक व्यंगकारों में जो हैं, यानी जो परसाई, शरद जोशी या रविंद्र त्यागी को आज हमारे लोग तो ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हैं हिंदी व्यंग का। मेरा मानना है कि ये लोग जब पालने में होंगे तब व्यास जी नियमित व्यंग लिख रहे थे। और वो व्यंग इस साल में व्यंगकारों में से हैं वो। तो वो वसीयतनामा नाम से मैं इस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी कृति लाया। आपको 2-3 दिलचस्प बात उसमें लगेगी। यहाँ घनश्याम पांडे जी बैठे हैं, ये भी पंडित जी के निकट संपर्क में रहे हैं। इतिहासकार पक्ष पंडित जी का बहुत गहरा है, तो उनके व्यंग में आता है। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो अद्भुत इस्तेमाल व्यंग में मैंने देखा है कि अगर वो श्वान प्रबंध लिख रहे हैं तो वे वेद पुराण उपनिषद से श्वान का कहाँ वर्णन है और उसका भी मजेदार वर्णन, और फिर कैसे वो भविष्य, चूंकि उनकी दृष्टि है तो भविष्य तक ले जाते हैं। ऐसे उनके लेखन में आपको इतिहास के साथ पुरातत्व की दृष्टि मिलेगी। एक अद्भुत व्यंग है, अवंती में फिर जन्मे है कालिदास। असल में पंडित जी इन बात से बहुत नाराज होते थे कि ये जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, ये ताम्रपत्र पे, शिलालेख पर, इन पर तो बहुत यकीन करते हैं और जनश्रुति और इनको मान्यता नहीं है इतिहास में, पुरातत्व। तो व्यास जी ने बनारस से घटनाएं करते रहते थे। वो तो एक ताम्रपत्र पे, एक प्रस्तर पर उन्होंने कुछ कविताएं अंकित करी श्लोक में कि कालिदास यहाँ जन्मे, अपने जन्म का विवरण दे रहे हैं कि मैं यहाँ जन्मा हूँ, मेरा काल यह है, मेरी परिस्थिति है। जबकि वो स्वयं उन्होंने होली के दिन मजा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपने भेज दिया। बाकी बिहारी भटनागर जी क्या रखा रहा, होली निकल गई। वो भूलने के बाद उनको लगा अरे महान विद्वान व्यास का लेख है, तो उन्होंने उसे ऐतिहासिक शोध समझकर छाप दिया। और दिलचस्प बात यह कि उस लेख को पढ़कर विभा मिराशी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तमाम चिट्ठी पत्री लेख लिखा दी चले। बाद में उनको लिखना पड़ा कि ये डॉक्टर एकांत बिहारी नाम से लिखा था। उन्होंने लिखा कि अकविता का दौर आ गया, कहानी का दौर आ गया, अभी अनुसंधान का दौर नहीं आया, इसलिए एकांत बिहारी पुनः एकांत में चले गए। तो चुटकियां लेना, अपनी मौत का व्यंग, आंखों देखी अपनी मौत, मूर्ति का मसला, मरने के बाद मूर्ति पर क्या होगा उस पर अद्भुत व्यंगकार। तो ये कृति में लाया था कि हिंदी, इंदिरा जी का इंदिरा स्तोत्रम लिखा उन्होंने। इंदिरा जी जब पद पर थी और पेरोडियां लिखते थे बहुत अच्छी, तो उनकी ये व्यंग की जो विधा थी ये बहुत लोगों तक नहीं पहुंची थी। और हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा व्यंग लिखे जैसा आपने लिखा, और जो सबसे दुर्लभ है जैसा आपने अनुष्टुप में कहीं भूमिका में लिखा है, आत्म व्यंग का अभाव हम हिंदी वालों में बहुत है। हम अपनी मजाक नहीं उड़ाते, दूसरों की मजाक बनाना बहुत आसान है। व्यास जी ने अपनी मजाक खूब बनाई। एक लेख है उनका बहुत सुंदर, अपनी आत्मकथा लिखना चाहता हूं पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो पढ़ने लायक है। और ऐसे ही उन्होंने पद्म भूषण का मजाक उड़ाया। और उसमें जो लिखा कि ये नाम का पद्म, इसमें सुगंध नहीं, जैसे मैं नाम का सूर्य, मुझ में कहाँ प्रकाश, करके उस पद्म, वो पद्म भूषण लौटा कर बाद में तो उन्होंने शायद उन साहित्यिक भांड और लोगों का मजाक उड़ाया जो आज भी पद्म भूषण पद्मश्री पाने के लिए सत्ता के दरवाजे पर बिछ बिछ जाते, अपनी चदरियां शिखर के सम्मान के लिए कबीर बनते हैं पर लौट लौट जाते हैं। उस दौर में पद्म भूषण लौटा देना, ये बड़ी बात। तो उन्होंने पद्म भूषण पाते ही उसका मजाक भी उड़ाया और फिर उसे लौटाया अंग्रेजी के अनंत काल तक जारी रखने के विधेयक के विरुद्ध। ये बहुत बड़ी चीज। आप तो उनके बहुत संपर्क में रहे पांडे जी। हाँ, पांडे जी, घनश्याम पांडे जी हैं। पांडे जी जो है वो गणित और विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं और पंडित जी के बहुत ही गहरे संपर्क में आए हुए हैं। तो राजशेखर व्यास ने तो पंडित जी की पूरी एक तरह से चित्र खींचा। उनके चित्र खींचने के बाद, क्योंकि वो उनके सानिध्य में बहुत करीब रहे हैं घनश्याम पांडे जी, इसलिए मैं चाहूँगा कि घनश्याम पंडित जी के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालें तो शायद इस बात को और ज़्यादा संपूर्णता मिलेगी। जब मैं उज्जैन आया तो मुझे ज्ञात था कि ये इस नगर का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। जितना समृद्धशाली उज्जैन का इतिहास था, इस पृथ्वी पर किसी भी नगर का उतना पुराना और उतना समृद्धशाली इतिहास नहीं था। उदाहरण के लिए, जब दिल्ली एक गांव भी नहीं था तो उज्जैन पूरे भारत की राजधानी था सम्राट विक्रमादित्य के समय में। आने के पहले मुझे यह ज्ञात था कि उज्जैन गणित का एक महानतम केंद्र था। यह भी पता था कि दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक पंचांग उज्जैन से 57 BC ईस्वी संवत के पूर्व से निकलना प्रारंभ हुआ था, और जिसमें
सभी ग्रहों के 9 ग्रहों के गतिविधियों के बारे में पूरे कैलकुलेशंस उन पंचांगों में दिए जाते थे। तो जब मैं माधव कॉलेज में लेक्चरर इन मैथमेटिक्स बन करके आया तो मुझे जिज्ञासा हुई कि उज्जैन में गणित की जड़ें कितनी गहरी हैं और उज्जैन का कितना योगदान है। हमने पता लगाने की कोशिश किया। उज्जैन में कोई भी व्यक्ति गणित के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुझे माधव कॉलेज में हमारे कलीग थे डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय। हमने उनसे पूछा कि पंडित जी, हम गणित के इतिहास पर कुछ पेपर्स लिखना चाहते हैं, हमें कोई सोर्स बताइए। और मैंने उनको बताया कि यहाँ माधव कॉलेज की लाइब्रेरी में इस पर कोई न तो पुस्तक है और न कोई जर्नल है, कोई भी मैटर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बता देते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उज्जैन में जो गणित का विकास हुआ है उसकी इंसाइक्लोपीडिया से आपकी मुलाकात करा देंगे। तो हमने कहा कब कराएंगे? तो उन्होंने मार्च या अप्रैल के महीने में बताया कि आज से 4 दिन के बाद एक रमाशंकर शुक्ल हृदय, उनके जन्मदिन पर एक मीटिंग होने वाली है। वो पंडित सूर्य नारायण व्यास जी की अध्यक्षता में होगी और आप उसमें ज़रूर रहिएगा, हम आपका परिचय करा देंगे पंडित जी से। तो मैं उसमें गया। रमाशंकर शुक्ल हृदय के परिजन भी आए हुए थे। डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन थे, चिंतामणि उपाध्याय, बाल कवि बैरागी, महेश शरण जौहरी, ललित, सब लोगों का व्याख्यान हुआ। लेकिन हमें अपना उद्देश्य हमने अपने दिल में रखा। उस मीटिंग के बाद उपाध्याय जी ने परिचय कराया पंडित जी से और हमने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने मुझसे हाथ भी मिलाया और कहा कि बोलिए आप कब से आए हैं यहाँ? हमने कहा पंडित जी मुझे आए करीब 7-8 महीने हो गया, जुलाई में ज्वाइन किया था और आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। संकोच बस कह नहीं पा रहा हूँ कि आपसे कुछ समय चाहिए। तो सुमन जी के कक्ष में बैठकर यह वार्ता हो रही थी। पंडित जी ने पूछा किस संबंध में आप मुझसे मिलना चाहते हैं? हमने बताया कि सुना है कि उज्जैन जो है यह गणित का महानतम केंद्र था, यहाँ बड़े बड़े गणितज्ञ हुए थे। 700 वर्षों तक उज्जैन इस धरती पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर रह चुका है, हम इसके बारे में कुछ पेपर्स लिखना चाहते हैं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, आप कल से हमारे यहाँ आना शुरू कर दीजिए। उन्होंने टाइम दिया 5 बजे का, तो हम थोड़ा पहले ही पहुँच गए थे। पंडित जी ने मुझे देखा और बुला लिया। हमने पंडित जी से कहा कि आप मुझे कुछ बताइए। उन्होंने कहा नहीं, अभी हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। और मुझे 2 पुस्तकें दिया, कहा इसको ले जाइए और 10 दिन पढ़ने के बाद फिर आइए। मुझे आज भी यह चलचित्र की तरह मालूम है। उन्होंने जो पहली पुस्तक हमारे हाथ में थमाई वह पंडित सुधाकर द्विवेदी की लिखी हुई गणक तरंगिणी थी और दूसरी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, जैसे सुधाकर द्विवेदी ने और जीत थिबू ने एडिट किया था। हमने सिर झुकाकर दोनों पुस्तकें लिया। ज़्यादा समय न लेते हुए पंडित जी को प्रणाम किया और मैं घर चला गया। मुझे करीब 2 हफ्ते लग गए। गणक तरंगिणी को हमने पूरा पढ़ा, बड़ा ही प्रांजल ग्रंथ है। और पंच सिद्धांतिका को हमने अपने पास रख लिया और कहा कि पंडित जी से निवेदन करेंगे कि हमें 3-4 महीने इसको पढ़ने दीजिए। तो जब मैं गया तो गणक तरंगिणी के बारे में हमने पंडित जी से जिज्ञासा किया कि इसमें लिखा हुआ है कि आचार्य बराहमिहिर उज्जैन के गणितज्ञ थे और सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है कि वह उज्जैन के नहीं बल्कि कालपी के थे। और उन्होंने लिखा है कि कालपी का पुराना नगर कापित्का था, बाद में वह कालप्री हो गया और वह कालपी। पंडित जी आप इसे सहमत हैं कि नहीं? पंडित जी ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको एक आध पेपर और देंगे। उन्होंने मुझे और एक पेपर दिया जो नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय मित्र शास्त्री का था। अजय मित्र शास्त्री ने लिखा था कि उज्जैन में पंडित सूर्य नारायण व्यास चलाते हैं कि वराहमिहिर उज्जैन के थे। उज्जैन में आए जरूर थे लेकिन उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में संकासिया था। और उन्होंने लिखा था अजय मित्र शास्त्री ने कि एक हुएनसांग ने लिखा कि काहपिता एक छोटा सा नगर था और उसका पुराना नाम ही कापित्का था और वराहमिहिर वहाँ के रहने वाले थे। जब हमने इन सब को पढ़ लिया तो पंडित जी ने मुझे बताया, एक चित्र दिया और सूर्य का जो उन्होंने खुदाई कराई थी कापित्का में और श्री वाकणकर जी के साथ मिल करके, तो जो चित्र उन्होंने सूर्य भगवान का दिया और वह शक हॉर्स राइडर का था, जो अश्वारोही शक होते थे, उनके सिर पर हेलमेट और कमर में कटिबंध
और पैरों में जूता। सूर्य की ऐसी मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने कहा, पंडित जी आप मुझे क्या दे रहे हैं? यह सूर्य की मूर्ति। बोले, शक जात इसी सूर्य की मूर्ति पूजा करती थी। दिग दिगंत फैले उजियारा, यादों की मीठी खुशबू से महक रहा मालव सारा, मालव सारा।